हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ अवतार आईएएस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक पर रहेगा। आइए हम वीडियो की ओर चलते हैं। तुगलक वंश की स्थापना के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1413 तक शासन किया है। तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1325 तक जो है ना शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक को देखते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब नॉर्थ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये जो है ना एक प्रशासक के रूप में कार्य करता था और बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और इसके बारे में कहा जाता है, गाजी मलिक की उपाधि ली थी इसने। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो है ना 29 लड़ाइयों में तातारों को पराजित किया था और मंगोलों को भी मंगोलों से इसके कई बार स्ट्रगल हुए और कई बार मंगोलों को पराजित किया था। इसलिए इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। अब परिस्थितियों को देखते हैं कि आगे की परिस्थितियां क्या हैं। देखो, नसरुद्दीन खुसरव शाह जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था तो नसरुद्दीन खुसरव शाह बहुत कमज़ोर सुल्तान था और थोड़ा सनकी टाइप का था। इसने बहुत सारा धन जो है ना खजाने से बांट रखा था और तमाम लोगों को धन बांटा था। और इसने जो है ना शेख निज़ामुद्दीन औलिया को, जो सूफियाना से कम्युनिटी से थे, उनको भी बहुत सारा धन दिया था। हालांकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने इस धन को लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसने जो है ना ज़बरदस्ती उनको धन प्रोवाइड करवाया। तो फिर उन्होंने धन को रखा रहने दिया वहीं पे। और जो उनके यहाँ जो मुरीद आते थे, और जो मुरीद से मतलब जो उनके शिष्य आते थे और जो आम जनता आती थी मज़ार उनके पास से शेख के पास प्रवचन के लिए या कुछ अपनी आस्थाओं को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने उनसे कह दिया था कि ये धन ले जाओ, मैं तो बाबा आदमी, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो धन जो है वो लोग लेके चले गए थे। आगे चल के जब ग्यासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बनता है तो ग्यासुद्दीन तुगलक के सामने फिर यही एक खाली खजाने की समस्या आती है। तो खुसरव शाह ने जिसको धन बांटा था, ग्यासुद्दीन तुगलक ने उन सबको अल्टीमेट भेजा था कि आप जो है ना धन वापस करो, और अगर तुम धन वापस नहीं करते हो तो फिर आप पर जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी और ज़बरदस्ती आपसे फिर जो है ना सख्ती के साथ धन वसूला जाएगा। इस प्रकार तो ऐसी ही धमकी जो है ना निज़ामुद्दीन औलिया को दी गई थी। तो निज़ामुद्दीन औलिया के संदर्भ में कहा जाता है कि जब ग्यासुद्दीन तुगलक जो है ना बंगाल के अभियान पर जा रहा था तो औलिया साहब को जो है ना धमकी दी थी उसने कि मैं बंगाल से लौट के आऊँगा, तब तक धन तैयार रखना। औलिया साहब ने बहुत तो ग्यासुद्दीन को कहा कि भाई ये धन हमें ज़बरदस्ती दिया गया था, वो जनता का धन था, जनता ले गई है, हमें धन का कोई काम ही नहीं है, मैंने धन ग्रहण ही नहीं किया था, मैं धन कहाँ से दूंगा। तो उसने कहा था मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन वापस चाहिए, जब मैं वापस आऊँगा बंगाल से तो मुझे वापस चाहिए। तब उस निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज से दिल्ली दूर रास्ते, मतलब अभी दिल्ली दूर है, पहले आप जाओ, इसके बाद आप लौट के आओ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और फिर इसके बाद जो है ना कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो है ना लौट के आ नहीं पाया, एक लकड़ी के महल में दब के मर गया था। ये तो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नसरुद्दीन खुसरव शाह के पास जो 8 सितंबर 1320 को ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और गाजी मलिक ने जब गद्दी प्राप्त की तो ग्यासुद्दीन के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। और इसने जो है ना गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। और यहाँ पर गद्दी पर बैठने के बाद, सुल्तान बनने के बाद इसने जो है ना संयम, सख्ती और नरमी के मध्य एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की थी। इसलिए जो है ना इसे रस्म ये म्यान कहा जाता है। रस्म म्यान का मतलब होता है बैलेंस करने वाला, संयम बरतने वाला और सख्ती करने वाला जो सुल्तान या व्यक्ति होता है उससे मतलब होता है। ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने उपज का 1/10 या 1/12 भाग जो है ना उत्पादन का राजस्व लिया है। मतलब कृषि उत्पादन का जो राजस्व है वो 1/2 नहीं लिया ना, 1/3 लिया है। उसने 1/10 और 1/12 भाग लिया है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक का मानना ये था
कि अगर आपको राजकीय आय बढ़ाना है तो राजकीय आय बढ़ाने के लिए राजस्व नहीं बढ़ाना चाहिए, कर नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि कर आधार बढ़ाना चाहिए। सोर्सेज क्या ही होना चाहिए राजकीय आय को, मतलब कर कम होना चाहिए जबकि उसका बेस ज़्यादा होना चाहिए, सोर्सेज होना चाहिए। अधिकतम कृषि भूमि मतलब जंगल भूमि को कृषि भूमि में विकास करने की प्रोसेस होना चाहिए, जिससे लोग कृषि भूमि में जंगल भूमि को नष्ट करके कृषि भूमि का विकास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करें। कम से कम कर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस प्रकार की विचारधारा थी गयासुद्दीन तुगलक की। तो ये पहला सुल्तान था जिसने इतना कम कर लगाया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके न्याय विभाग की, इसने एक न्याय विभाग का निर्माण किया था और सुनिश्चित किया था कि न्याय जो है ना प्रॉपर तरीके से दिया जाए। इसके बाद हुलिया और दाग की जो प्रथा थी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो लागू की थी, वो हुलिया और दाग की प्रथा को इसने सख्ती से लागू किया और सैनिकों के साथ ये पुत्रवत व्यवहार करता था, मतलब सैनिकों से साथ अच्छा व्यवहार करता था। इसके समय में जो है ना तमाम विद्रोह हुए थे, इसने तमाम विद्रोहों को दबाने की कोशिश की थी। जैसे 1321 में जो है ना वारंगल में प्रताप रुद्र देव को पराजित किया था, 1324 में उड़ीसा को पराजित किया, यानी उड़ीसा पे आक्रमण किया, 1324 में ही बंगाल पे आक्रमण किया और इसी समय जो है ना मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था जिसे इसने विफल कर दिया था। जौना खां जो इसका पुत्र था, उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है, तो जौना खां को दक्षिण की इसने कमान सौंपी थी और जौना खां दक्षिण में जो है ना, जब वो दक्षिण में वारंगल का युद्ध कर रहा था तो दक्षिण में काफ़ी हद तक जौना खान ने जो है ना सफलता प्राप्त करने की कोशिश की थी। और जब बंगाल का अभियान कर रहा था, ये बंगाल के अभियान से जब वापस आया ये, तो जौना खां के आदेश पर, मतलब उलुग खां के आदेश पर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था अहमद अयाज। अहमद अयाज को जौना खान ने नेतृत्व दिया था एक लकड़ी का मकान बनवाने के लिए। भव्य एक लकड़ी का मकान बनवाया गया था और उसी मकान में जो है ना ये विश्राम कर रहा था। उसी समय मकान वो जो है ना मकान गिर गया और उसी में दब के जो है ना 1325 में ये मर गया। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक शेख रुकनुद्दीन एक व्यक्ति हुआ करता था जो जौना खां का खास व्यक्ति था। शेख रुकनुद्दीन भी उस समय जो है ना उस मकान में था, लेकिन उलुग खां यानी जौना खां ने जो है ना नमाज पढ़ने के बहाने उसे बाहर बुला लिया था और जैसे ही रुकनुद्दीन बाहर निकला और वो मकान जो है ना गिर गया और इसके बाद जो है ना ये गयासुद्दीन तुगलक उसमें दब के मर गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये संगीत का घोर विरोधी था और अन्य धर्मों के प्रति ये सहिष्णु था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी रेवेन्यू सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया था। इसने खुद मुकद्दम चौधरियों के कुछ अधिकार वापस कर दिए थे और जो कर व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी की, उस कर व्यवस्था में भी बदलाव लाया था और कर व्यवस्था को रेवेन्यू को कम कर दिया था। और जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारियों पर जो सख्ती लगाई गई थी वो भी उसने जो है ना कुछ परिवर्तन किया था। और जो बाजार का जो मीडिएटर वर्ग था उस मीडिएटर वर्ग को भी इसने एस्टेब्लिश कर दिया था, मतलब पुनर्वापस कर लिया था मीडिएटर वर्ग को। यानी इसने अलाउद्दीन के खिलजी के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं कायम की गई थी उन व्यवस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन किया था। और इसके बाद जो है ना जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बंगाल से जब लौट के आया तो फिर इसकी जो है ना मृत्यु हो गई और उसमें दब के। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जो बिल्डिंग बनाई गई थी जो लकड़ी की, वो प्री प्लान बिल्डिंग थी। उस पूरी बिल्डिंग का केंद्र बिंदु एक पिलर पे था। उस एक पिलर को जो है ना हाथी के पांव से बांध दिया था और जब ये अंदर विश्राम कर रहा था तो हाथी को जो है ना आगे बढ़ा दिया गया तो वो पिलर खिंच गया और इसके बाद पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। कुछ लोग ये मानते हैं कि अनायास ही बिल्डिंग गिर गई थी, उसमें जौना खां का कोई रोल नहीं था। जौना खां ने ऐसा किया या नहीं किया ये अभी इतिहास के गर्भ में पूरी तरह से हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि जौना खां ने ऐसा किया है। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आगे जौना खां जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जब गद्दी पे बैठेगा और उसकी जब हम देखेंगे उसके कृत्यकार, उसकी बुद्धिजीविता, उसकी सोच का नज़रिया, ये सब देखेंगे तो, और उसकी फिर जो योजनाएं थी, बहुत सारी योजनाओं पर काम किया उसने और वो योजनाएं, अधिकतर योजनाएं उसकी असफल हो गई। जो योजनाओं की असफलता थी और जो समकालीन इतिहासकारों में और बाद के इतिहासकारों ने उसके बारे में जो लिखा है तो बहुत गंदा लिखा है, बहुत बुरा बुरा लिखा है। मतलब उसको एक सन की पागल, एक मतलब स्वच्छंद सुल्तान के रूप में देखा है और तमाम प्रकार की उसके लिए बातें लिखी गई हैं जौना खां के बारे में। तो हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी लिखा है, उन्हीं लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी लिखा है। तो जौना मतलब एक व्यक्ति की मनोवृत्ति हो जाती है कि जिसके
प्रति जो है ना जैसा भाव बना लेता है वो भाव फिर उतरता नहीं है, उसी भाव में वो लिखता चला जाता है। तो हो सकता है कि जौना खान जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे की परिस्थितियों में इनको नियंत्रित करने का प्रयास किया था, उलेमा वर्ग को भी काफ़ी हद तक जो नियंत्रित करने का प्रयास किया था, और जो लेखक वर्ग था उनका अपना व्यक्तिगत और जौना खां की और उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं रही थी। इब्न बतूता के साथ भी समस्या रही थी, बर्नी के साथ भी समस्या रही थी, और तमाम प्रकार के जो इतिहासकार थे या जो टच में लोग थे उनसे उनके समस्याएं रही थी। किसी के पिता को दंडित किया था, किसी को खुद उसने एमबीटी ने दंडित किया था। एमबीटी से मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से है। तो इस प्रकार की अवधारणा जो लोग दंडित होते हैं उन लोगों ने इतिहास में इसके बारे में लिखा है। तो फिर इस प्रकार से लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो मकान बनाया गया था लकड़ी का, ये प्री प्लान मकान था, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कह सकते हैं लोग। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमें इतना ही जानना है। गयासुद्दीन तुगलक से जो क्वेश्चन उठते हैं, एक फाउंडर के रूप में उठते हैं, दूसरा तातारों को 29 लड़ाइयों में जीता था, ये क्वेश्चन उठता है। ये गाजी मलिक की उपाधि ली थी, ये क्वेश्चन उठता है। इसने कुल उत्पादन का जो है ना 1/10 भाग या 1/12 भाग कर दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है। ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था, नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। अब तक किसी सुल्तान ने अपनी राजकीय आय से नहरों का निर्माण नहीं कराया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार उठता है। और जो इसके संदर्भ में बंगाल का अभियान का भी क्वेश्चन उठता है, हनुज दिल्ली दूरस्थ थे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठता है, किसके लिए कहा था और किसने कहा था। इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं बस यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। और इसने जो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था और वहीं उसकी राजधानी थी और वहीं से जो है उसने अपनी शासन सत्ता को चलाया था। तो ये तुगलकाबाद की स्थापना किसने की है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन उठने का यहाँ से जो गुंजाइश रहती है वो यहीं से होती है। फिर इसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर आप विजिट कर सकते हैं।